हाय वेलकम टू कोड फ्रेंड वेलकम टू सेकंड वीडियो इन द गूगल कीप क्लोन। यहाँ पर हमें गूगल कीप का क्लोन बना रहे हैं यूजिंग रिएक्ट एंड मटेरियल यूआई। एंड अब तक हम फर्स्ट वीडियो में इतना कुछ कर चुके हैं। ये इस प्रोजेक्ट सीरीज की सेकंड वीडियो है। एंड यहाँ पे फर्स्ट वीडियो में हम अब तक इतना बना चुके हैं जो हम यहाँ पे ये वाला हम एक्चुअल में क्लोन करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि गूगल कीप क्लोन है। गूगल कीप क्लोन इज वेरी सिमिलर टू नोट्स। जो हमारे फोन में एक नोट्स की ऐप होती है वो इसके बिल्कुल सिमिलर है। उसके बाद हम यहाँ पे इसको यहाँ पे क्लोन करने की कोई कोशिश कर रहे हैं, जहां पर हम अब तक इतना बना चुके हैं। यहाँ पर हमने ड्रॉअर का यूज किया था और जो कि बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। ये यहाँ पे परमानेंट ड्रॉअर है, ठीक है। इसका वेरिएंट जो था वो परमानेंट था। एंड यहाँ पे तीन फंक्शनैलिटीज मैं यहाँ पे इसकी यूज करने वाला हूँ। एक तो नोट्स है, एक आर्काइव है और एक यहाँ पे ट्रैश है। तो बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को नेक्स्ट काम क्या करना है, ये वाला फॉर्म बनाना है। अब इस फॉर्म की अगर आप यहाँ पे फंक्शनैलिटीज देखोगे, इस फॉर्म में मेरे पास यहाँ पे दो चीजें हैं। अगर मैं यहाँ पे बाहर हूं, मैंने इस फॉर्म पे क्लिक नहीं किया हुआ, तो मेरे को यहाँ पे सिर्फ एक ही ये दिखता है जहां पर मैं अपना जो नोट्स है उनको फिल कर सकता हूँ। बट अगर जैसे ही मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे दो टेक्स्ट फील्ड्स खुल जाती हैं। एक है मेरे पास यहाँ पे टाइटल के लिए और एक है मेरे पास यहाँ पे नोट के लिए, जहां पर मैं नोट्स अपने डाल सकता हूँ। और जैसे ही मैं यहाँ पे बाहर क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ पे फिर से बंद हो जाता है। बट अगर मैंने सपोज यहाँ पे कुछ लिखा, मैंने यहाँ पे सपोज नोट्स लिखा और मैंने यहाँ पे सपोज हेडर लिखा और अब मैं अगर बाहर क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ पे मेरे पास एक नया नोट ऐड हो जाता है। तो मेरे को बिल्कुल सेम यही फंक्शनैलिटी पे काम करना है, इसी को बनाना है। तो इसको बनाने के लिए आपको यहाँ पे सबसे पहले तो वापस आना है, ठीक है। और ये बिल्कुल परफेक्ट है। इसके बाद आपको यहाँ पे क्या क्या करना है, अब मेरे को एक्चुअल में अपने नोट्स बनाने हैं, ठीक है। क्योंकि ये वाला जो यहाँ पे मेरा कंपोनेंट है, ये जो यहाँ पे आप सभी आप यहाँ पे देख रहे हो, ये आपके यहाँ पे नोट्स हैं। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आप अपने नोट्स बनाने हैं। तो आप यहाँ पे काम कर सकते हो। आप यहाँ पे एक फोल्डर बना सकते हो नोट्स के नाम से। तो यहाँ पे नोट्स के नाम से फोल्डर बनाने के बाद आपको यहाँ पे एक फाइल बनानी है जो कि होगी आपकी नोट्स के नाम से notes.jsx, ठीक है। ये आपका यहाँ पे कंपोनेंट होगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा सपोज नोट्स इज इक्वल्स टू और बढ़िया रिटर्न किया मैंने यहाँ से। और यहाँ पे मैंने क्या रिटर्न करा दिया, सपोज नोट्स, और यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट किया और यहाँ पे आ गया नोट्स, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल सही है। यहाँ से मैंने इसको एक्सपोर्ट किया। अभी इसको इंपोर्ट कहाँ पे करना है, इसको इंपोर्ट आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सपोज लिखा नोट्स और ये कहाँ से आएगा आपका, ये आएगा आपका यहाँ पे नोट्स के अंदर से। लेकिन आपके पास यहाँ पे अभी एक फोल्डर है नोट्स, उसके अंदर से आएगा ये बहुत बढ़िया। इसके बाद आपको यहाँ पे रिएक्ट डॉट फ्रैगमेंट्स का आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, क्योंकि आप मल्टीपल पेरेंट कंपोनेंट्स को रिटर्न नहीं करा सकते रिएक्ट में से। आई होप जो रिएक्ट पे वर्क कर रहे हैं उनको ये चीज पहले से पता होगी। तो मैंने यहाँ पे रिएक्ट डॉट फ्रैगमेंट से इसको रैप किया और फिर मैंने यहाँ पे नोट्स लिखा। तो अब अगर आप देखो यहाँ पे, तो आपको नोट्स यहाँ पे लिखा दिखना चाहिए, बट ये लिखा दिख नहीं रहा। ये लिखा हुआ इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि ये इसके हेडर के पीछे छुप गया। आपको अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा कोड खोल के दिखाऊं तो ये नोट्स अगर आप देखो तो ये वहां पे टॉप लेफ्ट में आपको लिखा हुआ दिख रहा है। तो क्योंकि ये यहाँ पे इन सब की जो पोजीशन है वो एब्सोल्यूट है या फिर फिक्स्ड है। तो एब्सोल्यूट फिक्स या करता है, ये इसको नॉर्मल फ्लो में से निकाल देता है, ठीक है। तो अगर कोई एलिमेंट आपका नॉर्मल फ्लो में से निकल गया है तो वो फिर उसके ऊपर दिखता है या फिर उसके पीछे दिखता है। ये सब कुछ होता है पोजीशन एब्सोल्यूट की हेल्प से, ठीक है तो कोई बात नहीं। यहाँ पे मेरे को कुछ सीएसएस को हैंडल करना पड़ेगा। सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे जो मेरी कंपोनेंट वाली सीएसएस है जो मेरे ड्रॉअर में बना रहा था यहाँ पे, ठीक है, उसमें मेरे को यहाँ पे वापस जाना पड़ेगा और एक सीएसएस मेरे को वहां पे देखनी पड़ेगी। तो एक सेकंड में यहाँ पे वापस आया। मिनी वेरिएंट ड्रॉअर का ही मैं यहाँ पे यूज कर रहा था, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने कुछ सीएसएस डाली हुई है जिससे इनका जो कंटेंट है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। बिल्कुल सेम सीएसएस मेरे को यहाँ पे डालनी है। तो एक सेकंड इनका देख लेते हैं, इन्होंने यहाँ पे क्या डाला हुआ है, देखते हैं हमारे काम का है या नहीं है तो आप अगर यहाँ पे देखो, इन्होंने यहाँ पे ये डाला हुआ है और फिर ये यहाँ पे इनका कंटेंट है। डाल सकते हैं, हम भी डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक काम करते हैं, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। तो नोट्स में गए, एक सेकंड देख लेते हैं कैसे आएगा वो यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने सपोज इसको पेस्ट किया, ठीक है। बॉक्स को मेरे को इंपोर्ट करना पड़ेगा। बॉक्स क्या चीज है, बॉक्स कंपोनेंट आपको बाय डिफॉल्ट एक डिव देता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मटेरियल में से ये इंपोर्ट होता है, तो यहाँ से मैंने इसको इंपोर्ट किया। उसके बाद आपको यहाँ पे वापस जाना है। वापस जाने के बाद आपको यहाँ पे जो ये वाला बॉक्स वाला कंपोनेंट है इसको भी आपको यहाँ से कॉपी करना है और इसको आपको यहाँ पे इसके नीचे पेस्ट
देना है। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे एक और चीज़ है जो कि हेडर ड्रॉर है, और हेडर ड्रॉर को आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो बिल्कुल ठीक है, ये हेडर ड्रॉर कहाँ से आएगा, आपको यहाँ से इसको देख लेते हैं हेडर बॉक्स के अंदर से, क्योंकि यहाँ पे भी मैं शायद इसको यूज कर रहा हूँ, नहीं यहाँ पर ये यूज नहीं हो रहा है, ये एक्चुअल में यूज हो रहा है स्वाइप ड्रॉर के अंदर। तो स्वाइप ड्रॉर के अंदर मैं यहाँ पे हेडर ड्रॉर का यूज कर रहा हूँ। कहाँ पे यूज हो रहा है, ये यहाँ पे यूज हो रहा है ड्रॉर हेडर का, ठीक है। एक सेकेंड देख लेते हैं आ कहाँ से रहा है, ये इसके अंदर से आ रहा है, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया और आपको यहाँ पे नोट्स के अंदर जाना है और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है। ये बोल रहा है स्टाइल्ड इज नॉट डिफाइंड, स्टाइल को आप यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे लिखा सपोज स्टाइल्ड, और ये कहाँ से आएगा आपका, ये आएगा आपका एमयूआई मटेरियल, और यहाँ पे आपके पास एक फोल्डर होता है स्टाइल्स के नाम से, उसके बाद उसके अंदर हमारे पास यहाँ पे स्टाइल के नाम से कंपोनेंट होता है। तो यहाँ से आप ये निकाल सकते हो। एक सेकंड देख लेते हैं, कुछ लिखते हैं पहले इसके अंदर, फिर देख लेते हैं कहाँ से आ रहा है वो। तो यहाँ पे सपोज मैंने हेलो लिखा, तो हेलो हमारा यहाँ पे अब भी नहीं आया कोई बात नहीं, इसको देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे ये बनाना है, ये यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड और ये सब बनाना है। तो इसको बनाने के लिए आपको यहाँ पे एक नया कंपोनेंट बनाना पड़ेगा। ये मैं बना रहा हूँ यहाँ पे फॉर्म के नाम से, फॉर्म डॉट के एस एक्स लिख दिया मैंने इसको। यहाँ पे स्पेलिंग को मेरे को यहाँ पे ठीक करना पड़ेगा, तो यहाँ पे के एस एक्स को लिखना यहाँ पे जे एस एक्स। उसके बाद आपको यहाँ पे एक जो फंक्शनल कंपोनेंट है वो बनाना है, ठीक है। तो इसको रिटर्न किया मैंने यहाँ से, और यहाँ पे लिखा सपोज एक्सपोर्ट, और ये आ गया आपका डिफॉल्ट, यहाँ पे आ गया आपका फॉर्म, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे नोट्स में वापस जाना है, अपना जो कंपोनेंट है उसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा सपोज ये मेरे यहाँ पे कंपोनेंट्स इंपोर्ट है, और यहाँ पे लिखा सपोज इंपोर्ट फॉर्म, कहाँ से आएगा, ये आएगा आपका यहाँ पे फॉर्म के अंदर से, ठीक है। और फॉर्म के अंदर चलते हैं, यहाँ पे आपको कुछ चीज़ों को लिखना है, ठीक है। लिखने से मेरा मतलब है कि यहाँ पे कुछ चीज़ों को आपको इंपोर्ट कराना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ टेक्स्ट फील्ड का, वो जो आप वहाँ पे सामने देख रहे थे, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो, अरे कहाँ पे, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये दोनों यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड्स हैं, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे मटेरियल यूआई में एक टेक्स्ट फील्ड कंपोनेंट भी होता है, ठीक है। आप यहाँ पे उसका यूज कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड सपोज खोला, टेक्स्ट फील्ड हमारे पास यहाँ पे एक इनपुट फील्ड होती है, जो हमारे पास HTML में एक इनपुट फील्ड होती है, HTML टाइप इज इक्वल्स टू इनपुट। टेक्स्ट फील्ड मटेरियल यूआई में इनपुट फील्ड की रिप्लेसमेंट है, ठीक है। आप यहाँ पे देखो हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड आती है, और मेरे को यहाँ पे स्टैंडर्ड वाले जो टेक्स्ट फील्ड है उसका यूज करना है, ठीक है। तो एक सेकेंड यहाँ पे जो टेक्स्ट फील्ड है उसको इंपोर्ट कर लेते हैं सबसे पहले। तो मैंने यहाँ पे लिखा इंपोर्ट, और ये आ जाएगा आपका यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड। कहाँ से आएगा, बिल्कुल सेम हमारे पास एक ही पैकेज का हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं अपने सभी कंपोनेंट्स को इंपोर्ट करने के लिए, जो कि है आइकन्स मटेरियल। तो ये आइकन्स मटेरियल के अंदर से आएगा। एक चीज मेरे को यहाँ पे और यूज करनी है, जो कि बॉक्स है। बॉक्स हमें बाय डिफॉल्ट एक डिव देता है, क्योंकि अब मेरे को यहाँ पे कंपोनेंट्स को, दोनों कंपोनेंट को मेरे को यहाँ पे आपस में रैप करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा सपोज टेक्स्ट फील्ड, और ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो टेक्स्ट फील्ड लिखा मैंने यहाँ पे, एक और टेक्स्ट फील्ड मेरे को यहाँ पे चाहिए, क्योंकि मेरे को यहाँ पे दो टेक्स्ट फील्ड से काम करना है, ठीक है। तो टेक्स्ट फील्ड मैंने यहाँ पे लिखा 2 बार, क्योंकि मेरे को यहाँ पे 2 टेक्स्ट फील्ड चाहिए। एक सेकेंड इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। MUI आइकन्स मटेरियल, अरे सॉरी, ये आइकन्स मटेरियल के अंदर से इंपोर्ट हो गया, ये आपका यहाँ पे इंपोर्ट होगा MUI और मटेरियल के अंदर से, ठीक है। तो बढ़िया, तो अब चलना चाहिए। रीलोड हो चुका है, बट हमें जो टेक्स्ट फील्ड्स हैं अपनी वो नहीं दिख रही ठीक है, एक सेकेंड देख लेते हैं। तो यहाँ पे इसको खोला, इसको खोला, इसको खोला, यहाँ पे अभी हेलो ही आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? इसको मैंने एक्सपोर्ट किया फॉर्म को, अरे यहाँ पे मैंने फॉर्म को इंपोर्ट तो किया ही नहीं भाई, मैं क्या कर रहा हूँ, जल्दबाजी मचा रहा हूँ पूरी। तो यहाँ पे मैंने फॉर्म को एज अ सेल्फ क्लोजिंग टैग लिखा, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो तो मेरे पास यहाँ पे दोनों टेक्स्ट फील्ड्स अपनी आ चुकी हैं। तो ये चीज़ तो बिल्कुल ठीक है, बट ये इसके पीछे हाइड हो रही है, उसको अभी देख लेंगे, ठीक है। इसकी CSS एक बार को हैंडल कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ स्टाइल्ड कंपोनेंट्स का। स्टाइल्ड कंपोनेंट्स की हेल्प से मैं यहाँ पे जो CSS है उसको हैंडल करने वाला हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा सपोज, सबसे पहले स्टाइल्ड कंपोनेंट्स को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने सपोज स्टाइल्ड कंपोनेंट्स को अपने इंपोर्ट किया, कहाँ से आएगा, ये आएगा आपका MUI मटेरियल से, और यहाँ पे हमारे पास एक फोल्डर होता है स्टाइल्स के नाम से। और यहाँ पे मैं सपोज कॉन्स कंटेनर, क्योंकि वो कंटेनर एलिमेंट है जो रैप कर रहा है दोनों टेक्स्ट फील्ड्स को, और मैंने यहाँ पे स्टाइल लिखा, और बिल्कुल परफेक्ट है। उसके बाद आप यहाँ पे बॉक्स को रिप्लेस कर सकते हो स्टाइल्ड कंटेनर से, ठीक है, क्योंकि बॉक्स में उसके अंदर पास कर ही रहा हूँ। अब मेरे को यहाँ पे CSS को चेंज करना है, लेकिन उससे पहले ये उसके पीछे जा रहा है, वो नहीं होना चाहिए था, ये गलत है। तो मेरे को यहाँ पे ये चेक करना पड़ेगा कि ये क्यों हो रहा है। इसका वन ऑफ द रीजन में भी ये हो सकता है कि हमारे जो कंपोनेंट्स हैं वो एक के नीचे एक अलाइन है,
जबकि उनको एक के साथ अलाइन होना चाहिए था, मतलब बराबर बराबर में उन दोनों को यहाँ पे अलाइन होना चाहिए था। तो ये वन ऑफ द रीजन हो सकता है। तो एक काम कर सकते हैं हम यहाँ पे, तो ये हो सकता है कि ऐसा हो, हम यहाँ पे एक काम कर सकते हैं कि होम कंपोनेंट के अंदर मैं यहाँ पे इंपोर्ट करा रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैंने यहाँ पे सपोज इंपोर्ट करा बॉक्स को, क्योंकि मैं अब यहाँ पे जो मेरे कंपोनेंट्स हैं उनको बॉक्स के साथ रैप करने वाला हूँ। तो बॉक्स को मैंने यहाँ पे सपोज इंपोर्ट करा है और मेरे को यहाँ पे लिखना है बॉक्स, और बॉक्स में यहाँ पे स्टाइल डाल रहा हूँ। स्टाइल में यहाँ पे डाल रहा हूँ सपोज डिस्प्ले फ्लेक्स। ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स से क्या क्या होगा कि ये दोनों जो कंपोनेंट्स हैं वो साइड बाय साइड अलाइन हो जाएंगे। ठीक है, तो इससे शायद ये इशू फिक्स होना चाहिए। देख लेते हैं, हाँ फिक्स हुआ है, बहुत बढ़िया। एक काम और करते हैं, यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ सपोज विथ जो कि है 100%, कि विथ जो है अपनी वो 100% रहे, और बढ़िया। तो ये तो बिल्कुल ठीक चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे को क्या क्या काम करना है कि जो बाकी चीजें अपनी यहाँ पे वो हैंडल करनी है। फॉर्म पे आते हैं। सबसे पहले तो आप अगर देखो यहाँ पे तो ये दोनों एक के नीचे एक लाइन होने चाहिए। दूसरी चीज, इसकी जो विथ है वो काफी ज्यादा है, तो इसकी विथ मेरे को बढ़ानी है। एक के नीचे एक इनको अलाइन करना है, और इसमें शेडो डालनी है, और काफी काम मेरे को यहाँ पे करना है। तो एक काम करना पड़ेगा मेरे को, यहाँ पे डालना पड़ेगा डिस्प्ले फ्लेक्स। लेकिन डिस्प्ले फ्लेक्स क्या करता है, जैसे ही मैंने आपको अभी बताया, वो साइड बाय साइड अलाइन करता है, तो अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। बट डिस्प्ले फ्लेक्स की एक प्रॉपर्टी होती है जो कि होता है फ्लेक्स डायरेक्शन, और यहाँ पे आपको डालना होता है कॉलम। फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम क्या 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 करता है, इसको कॉलम वाइज अलाइन कर देगा। आप यहाँ पे देखो, इसने इसको कॉलम वाइज अलाइन कर दिया। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हमें जो विथ है इसकी वो सेट करनी है, तो मैं यहाँ पे सपोज विथ दे रहा हूँ इसकी 600 पिक्सल्स। ठीक है, ताकि इसकी विथ जो है वो थोड़ी सी कम हो जाए, कुछ इस तरीके से। ठीक है। कुछ मेरे को यहाँ पे बॉक्स शेडो डालनी है। बॉक्स शेडो 3-4 कलर मेरे को यहाँ पे डालने पड़ेंगे जो उन्होंने डाले हुए एक्चुअल में। ठीक है, तो बॉक्स शेडो मेरे को टॉप से 0 पिक्सल्स, राइट से 1 पिक्सल, बॉटम से 2 पिक्सल, लेफ्ट से 0 पिक्सल्स। ठीक है, कलर में कोई यहाँ पे डालने हैं, सपोज आरजीबी में यहाँ पे कलर डाल रहा हूँ, आरजीबी। ठीक है, आर में डाल रहा हूँ, रेड में डाल रहा हूँ यहाँ पे 60, एंड विदाउट कोमा भी आप यहाँ पे डाल सकते हो 66, 64, 67। ये एक्चुअल में उन्होंने डाले हुए हैं यही कलर्स बिल्कुल सेम, और इसका शेड में दे रहा हूँ सपोज 30%। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे पहला हो गया। सेकंड आपको यहाँ पे डालना है 0 पिक्सल, अरे क्या लिख दिया मैंने, 0 पिक्सल्स, 2 पिक्सल्स, एंड बॉटम से यहाँ पे 6 पिक्सल्स, और लेफ्ट से यहाँ पे ये। ठीक है, फिर इसको मैं आरजीबी में यहाँ पे आपको डालना है 60, 64 एंड 67, बट इस बार जो आपका शेड होगा वो होगा 15%। तो ऐसा कुछ आपको यहाँ पे डालना है, तो इससे बिल्कुल परफेक्ट चलना चाहिए, ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो एक शेड यहाँ पे आपके पास आ चुकी है। थोड़ी सी पैडिंग डालनी है, पैडिंग डालते हैं क्योंकि अभी जो वो है वो बिल्कुल वहीं से स्टार्ट हुआ हुआ है, तो मेरे को यहाँ पे 10 पिक्सल और 15 पिक्सल मैंने पैडिंग डाली ताकि थोड़ा सा गैप आ जाए, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस ले लेते हैं। बॉर्डर रेडियस में यहाँ पे ले रहा हूँ सपोज 8 पिक्सल्स। ठीक है, तो थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस आ जाए। कुछ इस तरह। बहुत बढ़िया। इसके बाद मेरे को यहाँ पे बॉर्डर कलर को भी चेंज करना है। ठीक है, कि जो बॉर्डर का कलर है ये मेरे को डालना है E0, E0 एंड E0, 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 E0। लेकिन मैं यहाँ पे भाई क्या भाई कुछ भी लगा रहा हूँ मैं। तो ठीक है, थोड़ा सा बॉर्डर का कलर आ जाएगा यहाँ पे। अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है, इसको सेंटर अलाइन करना है। ठीक है, अभी अगर आप देखो तो यहाँ पे ये लेफ्ट अलाइन हुआ है, बट मेरे को इसको सेंटर अलाइन करना है। इसका सबसे अच्छा तरीका होता है, आप यहाँ पे कर दो मार्जिन ऑटो। मार्जिन ऑटो क्या करता है, डिस्प्ले फ्लेक्स के साथ काम करता है, एंड ये क्या करता है, किसी भी एक डिव को सेंटर अलाइन कर देता है। ठीक है, तो उसके बाद मेरे को यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड्स में चेंजेस करने हैं। सबसे पहले ये वाली जो मेरी यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड होगी ये हेडर टेक्स्ट फील्ड होगी। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे जो प्रॉप पास करने हैं उसमें सबसे पहला जो मेरे को प्रॉप डालना है वो होगा अपना टाइटल प्रॉप, जो कि सेम उन्होंने यहाँ पे डाला हुआ है। अगर आप ये कर दोगे तो आपके पास यहाँ पे प्लेस होल्डर में टाइटल लिखा आएगा, जो कि कुछ आ भी चुका है। ठीक है, इसके बाद मेरे को चारों तरफ इसके बॉर्डर नहीं चाहिए, तो मेरे को इसका वेरिएंट यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। वेरिएंट मेरे को यहाँ पे चाहिए स्टैंडर्ड। ठीक है, कि जो इसका वेरिएंट रहे वो यहाँ पे स्टैंडर्ड रहे। तो अब कुछ इस तरीके से, अब यहाँ पे नीचे लाइन आती है लेकिन ऊपर लाइन नहीं आती।
अब यहाँ पे एक काम और भी कर सकते हो, आप इस नीचे वाली लाइन को भी डिसेबल कर सकते हो। हमारे पास यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है इनपुट प्रॉप्स, इसके अंदर आप यहाँ पे एज एन ऑब्जेक्ट हमारे पास काफी सारी प्रॉपर्टीज होती है, आप यहाँ पे वो पास कर सकते हो। जैसे ये 4 प्रॉपर्टी इस टाइम पे दिखा रहे हैं और मेरे को यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी चाहिए, डिसेबल अंडरलाइन, जो नीचे अंडरलाइन आ रही है उसको भी डिसेबल करना है, तो बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस चाहिए मेरे को वो दोनों आपस में बिल्कुल सटे हुए हैं, तो मार्जिन बॉटम में यहाँ पे डाल रहा हूँ 10 पिक्सल्स, लेकिन मार्जिन बॉटम आप ऐसे नहीं डाल सकते सर, आपको यहाँ पे इसको एज एन ऑब्जेक्ट पास करना होता है। ठीक है, तो दोनों के बीच में थोड़ा सा स्पेस आपको दिखेगा कुछ इस तरह से, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इसके बाद अब मेरे को यहाँ पे इस वाली टेक्स्ट फील्ड में चेंज करना है, और यहाँ पे इस वाली टेक्स्ट फील्ड में चेंज होंगे। सबसे पहले मेरे को यहाँ पे प्लेस होल्डर को चेंज करना है, इसके जो इसका जो प्लेस होल्डर होगा वहां पे लिखा होगा टेक अ नोट और 3 डॉट, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब ये जो यहाँ पे होता है हमारे पास सबसे पहले तो यहाँ पे टेक अ नोट लिखा आना चाहिए। अब ये वाला जो यहाँ पे होता है ना, ये यहाँ पे मैं एंटर इस टाइम पे क्लिक कर रहा हूँ, बट ये नेक्स्ट लाइन में नहीं जा रहा। ठीक है, ये एक प्रॉपर टेक्स्ट एरिया है, आप अगर देखो यहाँ पे एंटर पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये नेक्स्ट लाइन में जा रहा है। ठीक है, बिल्कुल सेम मेरे को यहाँ पे डालना है। तो हमारे पास यहाँ पे एक प्रॉप होता है जो कि होता है मल्टी लाइन। मल्टी लाइन अगर आप यहाँ पे इज इक्वल्स टू ट्रू भी आप यहाँ पे पास कर सकते हो, बट अगर आप ऐसे भी लिखते हो तो बाय डिफॉल्ट वो ट्रू ही होता है। तो अब अगर मैं आपको यहाँ पे चला के दिखाऊं तो ये बिल्कुल यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में पास हो रहा है। ठीक है, तो जो फंक्शनैलिटीज हमारे पास वहां पर है बिल्कुल वही फंक्शनैलिटीज हैं। आप यहाँ पे मैक्स रोज डाल सकते हो। मैक्स रोज में आप हमारे पास यहाँ पे एक प्रॉप होता है इन्फिनिटी, आप यहाँ पे ये भी डाल सकते हो। ठीक है, फिर मेरे पास यहाँ पे एक वेरिएंट मेरे को यहाँ पे डालना है स्टैंडर्ड, जो हमने ऊपर डाला हुआ था। ये दोनों प्रॉप्स तो मेरे को बिल्कुल सेम पास करने हैं, यहाँ पर भी सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो बॉर्डर है वो जानी चाहिए कुछ इस तरीके से, बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, बट बाय डिफॉल्ट अगर आप देखो तो यहाँ पे लिखा आता है टेक अ नोट, मतलब ये ऊपर वाली जो टेक्स्ट फील्ड होती है ये वाली, ये बाय डिफॉल्ट हिडन होती है। ऊपर वाली जो हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड है ये बाय डिफॉल्ट हिडन होती है, और जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ ना तब ये टेक्स्ट फील्ड आती है। तो आपको यहाँ पे एक स्टेट बनानी पड़ेगी, जैसे मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था कि मैं यहाँ पे हुक्स का यूज करने वाला हूँ। तो हमारे पास यहाँ पे एक हुक होता है जो कि यूज स्टेट के नाम से होता है, आप इसको इंपोर्ट करा सकते हो रिएक्ट के अंदर से। और यहाँ पे मैं एक स्टेट बना रहा हूँ जो जिसमें ये मैनेज करूंगा कि टेक्स्ट फील्ड मेरे को कब दिखानी है और कब मेरे को यहाँ पे हाइड करनी है। तो प्रॉप का नाम भी मैं वही ले रहा हूँ जो कि है शो टेक्स्ट फील्ड, और सेट शो टेक्स्ट फील्ड और इज इक्वल्स टू यूज स्टेट। इनिशियली मेरे को नहीं दिखानी तो इनिशियली मैं इसको डाल रहा हूँ यहाँ पे फॉल्स। ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है। अब मेरे को यहाँ पे ये चेक करना है कि शो टेक्स्ट फील्ड में जो वैल्यू है वो ट्रू है या फिर वो फॉल्स है। तो मैंने यहाँ पे लिखा सपोज शो टेक्स्ट फील्ड, अगर ये ट्रू है तो मेरे को यहाँ पे ये टेक्स्ट फील्ड दिखानी है, बट अगर ये फॉल्स है तो मेरे को यहाँ पे ये टेक्स्ट फील्ड नहीं दिखानी। तो इनिशियली ये फॉल्स हुआ है, तो आप अगर देखोगे यहाँ पे तो आपको टेक्स्ट फील्ड नहीं दिखेगी, आपके पास यहाँ पे सिर्फ एक ही टेक्स्ट फील्ड है जो कि है टेक अ नोट। बट जैसे मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करता हूँ वैसे ये टेक्स्ट फील्ड की यहाँ पे मेरे को दिखनी स्टार्ट हो जाती है। तो जैसे मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करूंगा तो उस वाली टेक्स्ट फील्ड को मेरे को यहाँ पे ट्रू कर देना है, मतलब उसकी जो स्टेट की वैल्यू है इसको मेरे को यहाँ पे ट्रू कर देना है जैसे ही वहां पे क्लिक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को यूज करना पड़ेगा ऑन क्लिक फंक्शन का, क्योंकि इस वाली टेक्स्ट फील्ड पे वो क्लिक करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ऑन टेक्स्ट एरिया क्लिक। अब ये एक्चुअल में एक टेक्स्ट फील्ड नहीं है, ये एक्चुअल में एक टेक्स्ट एरिया ही है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा कॉन्स्ट अरे ऑन टेक्स्ट एरिया अरे क्लिक, बढ़िया। और यहाँ पे मेरे को कुछ नहीं करना, यहाँ पे मेरे को कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे जो स्टेट का फंक्शन है जो कि है सेट शो टेक्स्ट फील्ड, इसको मेरे को यहाँ पे ट्रू कर देना है। ठीक है, तो अभी अगर आप इनिशियली देखो तो ये यहाँ पे बिल्कुल फॉल्स हुआ हुआ है। ठीक है, बट जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा इस पे तो आप यहाँ पे देखो ये टाइटल वाली टेक्स्ट फील्ड अपनी आ चुकी है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आप अगर यहाँ पे देखो मैं तो इस पे मैंने क्लिक किया तो ये टाइटल वाली टेक्स्ट फील्ड आ गई यहाँ पे, बट जैसे मैं बाहर क्लिक करता हूँ ना तो वो गायब हो जाती है। अब मेरे को यहाँ पे ये हैंडल करना है। हमारे पास यहाँ पे अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो थोड़ी सी जो बैकग्राउंड है वो दे देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे मैं यहाँ पे इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये एक्चुअल में टेक्स्ट एरिया पे क्लिक हो रहा है। ठीक है, ये एक्चुअल में ये वाली जो टेक्स्ट फील्ड है जो टेक्स्ट एरिया है ये उस पे क्लिक हो रहा है। तो वो चीज मैं यहाँ पे हैंडल कर चुका हूँ ऑन टेक्स्ट एरिया क्लिक, कि जैसे ये इस पे क्लिक हो वैसे ही यहाँ पे ये वाला फंक्शन ट्रिगर हो जाए।
बट अब जैसे ये बाहर क्लिक करेगा तो मेरे को अब उसको हैंडल करना है, ठीक है। इस पे क्लिक हुआ वो तो मेरे को पता है, ऑन क्लिक से मैं हैंडल कर लूंगा उसको। बट जैसे ये बाहर क्लिक करेगा वो अब मेरे को यहाँ पे हैंडल करना है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे एक लिसनर होता है, मटीरियल यूआई में एक लिसनर होता है जिसको हम बोलते हैं क्लिक अवे लिसनर, ठीक है। ये होता है यहाँ पर हमारे पास क्लिक अवे लिसनर, ठीक है। मेरे को यहाँ पे इस वाले लिसनर का यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, ये ऐसे यहाँ पे यूज होता है। आपको बस कुछ नहीं करना, आपको कंपोनेंट को रैप करना होता है इसका। अगर मैं आपको यहाँ पे डेमो दिखाऊं, मैंने यहाँ पे ये मेन्यू खोला, बाहर में क्लिक करता हूँ, मेन्यू बंद। इसको यूज कैसे करते हैं, आपको यहाँ पे जो आपका कंपोनेंट है उसको इससे रैप करना होता है, और ये खुद डिटेक्ट कर लेता है कि कंपोनेंट के ऊपर क्लिक हुआ है, कंपोनेंट के बाहर क्लिक हुआ है, ठीक है। तो बहुत सही है। इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट एमवीआई मटेरियल से इंपोर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे मेरे को लिखना पड़ेगा क्लिक अवे लिसनर, बिल्कुल ठीक है। और आपको यहाँ पे इसको रैप करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे इसको रैप किया, क्लिक अवे लिसनर को। थोड़ी सी इंडेंटेशन ठीक कर लेते हैं, बढ़िया। तो यहाँ पे जो कंटेनर है मेरा, उसको मैंने यहाँ पे रैप कर दिया अपने लिसनर से, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉप होता है जो कि होता है ऑन क्लिक अवे। आप यहाँ पे एंट्री एग्जिट सब कुछ यहाँ पे ट्रैक कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ऑन क्लिक अवे जैसे ही बाहर क्लिक करेगा ये वाला फंक्शन यहाँ पे ट्रिगर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन कॉल कर रहा हूँ जो कि है हैंडल क्लिक अवे, ठीक है। हैंडल क्लिक अवे मैंने यहाँ पे फंक्शन कॉल किया, और यहाँ पे मैंने लिखा सपोज कॉन्स्ट हैंडल क्लिक अवे इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे मेरे को क्या क्या करना है, जो मेरा स्टेट का फंक्शन है उसको यहाँ पे फॉल्स कर देना है, ठीक है। कि जैसे ही वो बाहर जाए, ठीक है, जैसे ही बाहर क्लिक करे वैसे ही यहाँ पे ये वाला जो फंक्शन है वो फॉल्स हो जाए, ठीक है। तो अब बिल्कुल परफेक्ट चलेगा। रिफ्रेश कर लेते हैं, इनिशियली ये फॉल्स रहेगा, ठीक है। क्लिक किया, ये यहाँ पर ये हो गया, बहुत बढ़िया। टाइटल यहाँ पे फील्ड ट्रू हो गई। बाहर क्लिक किया वो फॉल्स हो गया और ये वापस बंद हो गया, ठीक है। क्लिक किया ट्रू हुआ, बाहर क्लिक किया फॉल्स हो गया, क्लिक किया ट्रू हुआ, बाहर क्लिक किया फॉल्स हो गया। आप यहाँ पे एक काम और भी कर सकते हो कि अब यहाँ पे मेरे को एक काम और करना है, इसकी CSS थोड़ी सी हैंडल करनी है, क्योंकि अगर सपोज मैं इस पर क्लिक करता हूँ ना तो इसकी जो हाइट है वो काफी कम है। जबकि अगर यहाँ पे आप अगर देखो तो इनकी हाइट काफी ज्यादा है। वो इनके पास खैर अलग ऑप्शंस भी हैं, बट अगर आप यहाँ तक की भी हाइट इनकी देखोगे ना तो ये काफी ज्यादा है इनकी। तो थोड़ी सी CSS मेरे को यहाँ पे हैंडल करनी पड़ेगी, ठीक है। इसके लिए मैं यहाँ पे अब CSS यहाँ पे मेरे को हैंडल करनी है डायनेमिकली, ठीक है। डायनेमिकली यहाँ पे मेरे को CSS कैसे हैंडल करनी है, क्योंकि जब ये बंद होगा तो CSS कुछ और होगी, तो इसकी हाइट कुछ और होगी। जब यहाँ पे खुलेगा तो इसकी हाइट कुछ और होगी। तो इनिशियली जो मैं यहाँ पे हाइट डाल रहा हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे इनिशियली हाइट डाली, सपोज कितनी रखें, 35 रखते हैं शायद। 35 से काम होना चाहिए, या काम करते हैं 30 पिक्सल रखते हैं। एक सेकंड चला के देखते हैं। मिनिमम हाइट अगर मैं इसकी 30 पिक्सल रखता हूँ तो रिफ्रेश कर लेते हैं। ज्यादा फर्क वैसे पड़ा नहीं, ठीक है, 30 पिक्सल रखते हैं। अब मेरे को यहाँ पे एक और हुक का यूज करना पड़ेगा जो कि होता है यूज रेफ, ठीक है। यूज रेफ, अगर यूज रेफ को आपको मैं एक लाइन में कंक्लूड करूँ कि ये होता क्या है, तो ये एक्चुअल में डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, उनकी रिप्लेसमेंट है, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और क्लास नेम, ये क्या करते हैं, ये आपको डॉम के एक एलिमेंट का एक्सेस देते हैं, ठीक है। बट आप रिएक्ट में इनको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, क्योंकि रिएक्ट में हमारे पास क्या होता है, एक वर्चुअल डॉम होता है, और हम वर्चुअल डॉम को अपडेट करते हैं। हम जो डायरेक्ट जो ब्राउजर का डॉम होता है हम उसको अपडेट नहीं करते। तो अगर आप रिएक्ट के अंदर डॉक्यूमेंट और क्वेरी सिलेक्टर का यूज करते हो तो वो वर्चुअल डॉम को अपडेट नहीं करता, वो जो एक्चुअल डॉम होता है वो उसको अपडेट करता है। तो इस चीज से बचने के लिए हमें यहाँ पे यूज करना होता है यूज रेफ का। यूज रेफ यहाँ पे हुक है, इसका हमें यहाँ पे यूज करना होगा, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, बस आपको यहाँ पे वापस नीचे आना है, उसको वहां से इंपोर्ट करना है। मैंने यहाँ पे लिखा सपोज कॉन्स्ट कंटेनर रेफ, ठीक है। और यहाँ पे आपको लिखना है यूज रेफ। यूज रेफ को आपको यहाँ पे इनिशियलाइज कराना होता है, और आपको इसको कहाँ पे यूज करना है मैंने यहाँ पे लिखा, अरे ये क्या हो गया, एक सेकेंड बढ़ गया। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे लिखना है रेफ इज इक्वल्स टू कंटेनर रेफ, ठीक है। कंटेनर रेफ का मैंने यहाँ पे यूज किया, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे मेरे को टेक्स्ट एरिया जब क्लिक होगा, ठीक है, तब हाइट कुछ और होगी, और जब हैंडल
क्लिक अवे यहाँ पे क्लिक होगा तब हाइट यहाँ पे कुछ और होगी। टेक्स्ट एरिया पे जब क्लिक होगा तो आपकी जो टेक्स्ट फील्ड है वो ट्रू रहेगी, आपको वहाँ पे 2 टेक्स्ट फील्ड दिखेगी तो आपकी हाइट यहाँ पे बढ़ेगी। तो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ कंटेनर रेफ का, कंटेनर रेफ डॉट करंट। जब आप कंटेनर रेफ डॉट करंट लिखते हो तो आपके पास डॉम के एक एलिमेंट का एक्सेस आपके पास आ जाता है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे सभी प्रॉपर्टीज है। मेरे को यहाँ पे स्टाइल को चेंज करना है, स्टाइल में मेरे को यहाँ पे मिनिमम हाइट को चेंज करना है, जो मेरे को बढ़ा के करना है 70 पिक्सल्स। ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है कि जब एक्चुअल में मैं इस पे क्लिक करूंगा तब जो हाइट होनी चाहिए वो 70 पिक्सल्स होनी चाहिए। और आप यहाँ पे देखो नीचे से जो हाइट है वो एक्चुअल में बढ़ भी चुकी है। बट अब अगर आप देखोगे तो जो हाइट है वो 70 पिक्सल्स ही रहेगी। मैंने यहाँ पे बाहर क्लिक किया तो जो हाइट है वो 70 पिक्सल्स ही रह गई। तो जब बाहर क्लिक करेंगे उस टाइम पे हाइट मेरे को वापस 30 पिक्सल्स पे ही करनी पड़ेगी। तो हैंडल क्लिक अवे में जो हाइट है वो मैंने वापस 30 पिक्सल्स की, बाहर क्लिक किया तो हाइट वापस कम हो गई। अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है, अपने जो नोट्स है अपने यहाँ पे वो बनाने हैं। बंदा जो भी यहाँ पे एंटर करेगा या जो भी यहाँ पे एंटर करेगा, अब मेरे को वो चीज यहाँ पे हैंडल करनी है। तो मैं यहाँ पे यूज करने वाला कंटेक्स्ट एपीआई का, क्योंकि जो नोट्स हैं वो मेरे को यहाँ पे इसके अंदर भी हैंडल करने हैं। अरे बंद क्यों हो गए? मेरे को इसके अंदर भी डालने हैं, इसके अंदर भी डालने हैं, इसके अंदर भी डालने हैं। डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, प्रॉप ड्रिलिंग करनी पड़ेगी। उस सब से बचने के लिए आप सीधा यहाँ पे यूज करो कॉन्टेक्स्ट एपीआई का। तो मैंने यहाँ पे सोर्स फोल्डर पे राइट क्लिक किया, मैंने यहाँ पे एक कॉन्टेक्स्ट बनाया और कॉन्टेक्स्ट के अंदर मैंने यहाँ पे एक न्यू फाइल बनाई जिसके अंदर मैं डाल रहा हूँ, यहाँ पे जो फाइल का नाम है वो मैं दे रहा हूँ डेटा प्रोवाइडर डॉट जेएसएक्स। बट मैंने यहाँ पे KSX लिख दिया, इसको मेरे को यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा JSX, बस बहुत बढ़िया। उसके बाद मेरे को यहाँ पे लिखना है सबसे पहले मेरे को यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट बनाना है। तो मेरे को यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा क्रिएट कॉन्टेक्स्ट को। ठीक है, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट की हेल्प से आप यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट बना सकते हो किसी भी अपने कंपोनेंट में। तो मैंने यहाँ पे लिखा सपोज डेटा कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, इक्वल्स टू आपको यहाँ पे लिखना है क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। क्रिएट कॉन्टेक्स्ट को मैंने यहाँ पे इंस्टॉल कराया डेटा कॉन्टेक्स्ट के अंदर। ये एक इनिशियल वैल्यू लेता है, मैंने यहाँ पे नल पास किया। ये एक्सपोर्ट मेरे को यहाँ पे करना होगा क्योंकि मेरे को बताना पड़ेगा कि मेरी वैल्यू कौन से कॉन्टेक्स्ट के अंदर से आई है। उसके बाद मेरे को यहाँ पे अपना एक कॉन्टेक्स्ट बनाना है। तो डेटा प्रोवाइडर के नाम से मैं सपोज यहाँ पे अपना जो कॉम्पोनेंट है कॉन्टेक्स्ट कॉम्पोनेंट वो बना रहा हूँ, बिल्कुल परफेक्ट है। और उसके बाद मेरे को यहाँ पे डेटा कॉन्टेक्स्ट का यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। और हर एक कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमारे पास यहाँ पे एक वो होता है, एक प्रोवाइडर एट्रीब्यूट होता है जिसकी हेल्प से आप अपनी जो वैल्यूज है उनको एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे प्रोवाइडर एट्रीब्यूट का मैंने यहाँ पे यूज किया। अब जो वैल्यूज आपको एक्सपोर्ट करनी है वो आपको डालनी होती है यहाँ पे वैल्यू प्रॉप के अंदर। इसके अंदर आप जो भी वैल्यूज डालोगे उनको आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। उसके बाद मेरे को जो कंपोनेंट है उसको यहाँ से डिफॉल्ट एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे डिफॉल्ट एक्सपोर्ट किया जो कि मेरा डेटा प्रोवाइडर है उसको। अब डेटा प्रोवाइडर के अंदर से आप जो जो वैल्यूज को एक्सपोर्ट करोगे उसको आपको कहीं पे इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, ठीक है। बट उससे पहले आपको रिएक्ट को बताना पड़ेगा कि डेटा प्रोवाइडर के अंदर जो 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 वैल्यूज होंगी उसको आप कौन से कॉम्पोनेंट्स कौन से कॉम्पोनेंट में आप यूज करने वाले हो। तो यहाँ पे मेरे को एक काम करना पड़ेगा कि डेटा प्रोवाइडर को उस कॉम्पोनेंट से रैप करना पड़ेगा, मतलब उस कॉम्पोनेंट को डेटा प्रोवाइडर से रैप करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर मेरे पास एक कंपोनेंट जो कि होम कंपोनेंट है और यहाँ पर मैंने इंपोर्ट किया सपोज डेटा प्रोवाइडर को, डेटा प्रोवाइडर फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट और डेटा प्रोवाइडर बढ़िया। और यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ डेटा प्रोवाइडर का, ठीक है। मैं होम कंपोनेंट को रैप कर रहा हूँ यहाँ पे डेटा प्रोवाइडर से, ठीक है, क्योंकि होम कंपोनेंट मेरा यहाँ पे मेन कंपोनेंट है और इसी कंपोनेंट के अंदर मेरे बाकी सभी कंपोनेंट्स हैं। तो जो भी मैं कॉन्टेक्स्ट में से वैल्यू को एक्सपोर्ट करूंगा वो मेरे सभी कंपोनेंट्स में यूज हो जाएगी। परफेक्ट है। बट अब यहाँ पे एक अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये है कि जब भी हम कंपोनेंट के अंदर यहाँ पे कुछ पास करते हैं तो उसको प्रॉप बोला जाता है। और जब भी हम ओपनिंग और क्लोजिंग जो हमारे पास कंपोनेंट के ये होते हैं इसके अंदर अगर हम कुछ भी पास करते हैं तो इसको हम बोलते हैं चिल्ड्रन। तो मैं एक्चुअल में यहाँ पे क्या 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 कर रहा हूँ कि डेटा प्रोवाइडर जो मेरे यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट है उसके अंदर मैं यहाँ पे चिल्ड्रन पास कर रहा हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे डेटा प्रोवाइडर के अंदर चिल्ड्रन आ रहे होंगे। तो जब भी हमारे पास कॉन्टेक्स्ट के अंदर चिल्ड्रन आते हैं हमें उन चिल्ड्रन को फॉरवर्ड करना होता है। तो यहाँ पे मैंने वही किया, यहाँ पे मैंने चिल्ड्रन को फॉरवर्ड किया। अब यहाँ पे मेरे को क्या करना है, वो वाली स्टेट्स बनानी है जिनको मेरे को एक्सपोर्ट करना है और फिर डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स में उनको इंपोर्ट करना है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले तो एक कंपोनेंट ले रहा हूँ यूज स्टेट के नाम से और फटाफट करते हैं ये वाला काम।
3 स्टेट यहाँ पे मेरे को बनानी है। सबसे पहले जो मेरी स्टेट होगी वो नोट्स के नाम से होगी, जिसमें मेरे सभी नोट्स जाएंगे, और ये एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। तो मैं यहाँ पे इनिशियली इसको ले रहा हूँ एम्प्टी एरे। उसके बाद फिर मेरे पास यहाँ पे एक और स्टेट होगी, ठीक है, जिसमें मेरे सभी आर्काइव नोट्स होंगे। तो यहाँ पे मैंने आर्काइव नोट्स लिए अपने, और ये हो गया अपने आर्काइव नोट्स और इक्वल्स टू यूज स्टेट, और यहाँ पे एम्प्टी एरे लिया। फिर मेरे पास यहाँ पे डिलीटेड नोट्स जो हैं उनका भी एक अलग से एक वो होगा, अरे सेट आर्काइव होगा यहाँ पे, सेट आर्काइव नोट्स, और यहाँ पे आ जाएगा अपने पास सेट का एस स्मॉल होगा, एक गलत है, बढ़िया, सेट डिलीटेड नोट्स, बढ़िया, और ये भी एक एम्प्टी एरे होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो जो भी मैंने यहाँ पे स्टेट्स बनाई हैं उनको मेरे को यहाँ से एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने वैल्यू के अंदर हम लिख के एक्सपोर्ट करते हैं, अगर जो भी कोई कॉम्पोनेंट इसके कॉन्टेक्स्ट एपीआई के साथ पहली बार जो काम कर रहा है, वैल्यू के वैल्यूज जो हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट आता है उसके अंदर हम इन सभी चीज को एक्सपोर्ट करते हैं। बढ़िया। तो आई होप यहाँ तक शायद क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट के अंदर बना के मैंने इन सबको यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया। अब मेरे को वापस फॉर्म के अंदर जाना है, और फॉर्म के अंदर आपको यहाँ पे इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो एक काम कर रहा हूँ, मेरे को यहाँ पे यूज करना पड़ेगा अब यूज कॉन्टेक्स्ट का, ठीक है, क्योंकि वहां पे मैंने क्रिएट कॉन्टेक्स्ट करके कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट किया था, बट अब यहाँ पे मैं कॉन्टेक्स्ट को यूज कर रहा हूँ। कौन से कॉन्टेक्स्ट में से आपकी वैल्यूज आएंगी, डेटा कॉन्टेक्स्ट के अंदर से मेरी जो वैल्यूज हैं वो आएंगी, ठीक है। तो ये आपका आएगा यहाँ पे इस वाले कॉन्टेक्स्ट के अंदर से, और आपके पास यहाँ पे फाइल है डेटा प्रोवाइडर, बहुत बढ़िया। इसके बाद आपके पास इसके बाद आपको यहाँ पे वापस नीचे आना है, ठीक है, और कौन कौन सी वैल्यूज हैं आपकी, एक तो नोट्स है, और जो यहाँ पे यूज होगा वो सेट नोट्स होगा, क्योंकि यहाँ पे जो काम है वो सिर्फ सेट नोट्स से है। कहाँ से वैल्यूज आएंगी, यूज कॉन्टेक्स्ट से आएंगी। कौन से कॉन्टेक्स्ट से आएंगी, डेटा कॉन्टेक्स्ट से आएंगी। तो आपको यहाँ पे इसके अंदर डेटा कॉन्टेक्स्ट को पास करना पड़ेगा। तो आई होप यहाँ तक सब क्लियर होगा। अब मेरे को यहाँ पे एक्चुअल में एक ऑब्जेक्ट बनाना है जिसको मैं पुश करूंगा उसके अंदर, एरे के अंदर। तो यहाँ पे मैं एक डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, ठीक है। किस नाम से बनाए, सपोज नोट के नाम से। सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे एक आईडी होगी, ठीक है। आईडी का मेरे पास यहाँ पे हेडिंग होगी। अब मेरे को यहाँ पे आईडी में यहाँ पे इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मेरे को हर एक अपने नोट को यहाँ पे यूनिकली आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि मेरे को उसको आर्काइव भी करना पड़ेगा, मेरे को उसको डिलीट भी करना पड़ेगा। तो एक पर्टिकुलर नोट को मेरे को यहाँ पे आर्काइव करना है, डिलीट करना है, उसकी एक पर्टिकुलर आईडी होगी, उससे मैं उस नोट को यहाँ पे हैंडल करूंगा। फिर मैं यहाँ पे हेडिंग ले रहा हूँ क्योंकि मेरे पास यहाँ पे दो टेक्स्ट फील्ड्स हैं, एक तो यहाँ पे हेडिंग होगी और फिर यहाँ पे एक एक्चुअल टेक्स्ट होगा जहाँ पे आप अपना नोट मेंशन कर सकते हो। तो ये मैंने यहाँ पर एक ऐसे करके कुछ लिया, ठीक है। फिर यहाँ पर मैं एक और स्टेट बना रहा हूँ, ठीक है, जो कि होगी सपोज एड नोट के नाम से, और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ सेट एड नोट और इज इक्वल्स टू यूज स्टेट। और ये एक्चुअल में एक, ये तो होगा पूरा एरे नोट्स के अंदर। जो फाइनल मेरे नोट्स होंगे सारे वो मैं इस नोट्स के अंदर पुश करूंगा, ठीक है। बट ये मेरा यहाँ पर एरे होगा जिसके अंदर बाकी नोट्स भी होंगे, और ये वाला मैं स्टेट बना रहा हूँ, ठीक है, जिसके अंदर मेरे पास एक पर्टिकुलर नोट होगा, और फिर इस पर्टिकुलर नोट को मैं इस नोट्स के अंदर पुश करूंगा। तो यहाँ पे मेरा कुछ ऐसा कुछ प्लान है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बाय डिफॉल्ट जो नोट है वो डाल देना है, ठीक है। तो ये वाली जो वैल्यू है, डिफॉल्ट वैल्यू मैंने यहाँ पे उठा के इसके अंदर डाल दी। यूज स्टेट के अंदर आप यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू डाल सकते हो जो कि इसके अंदर जाती है, ठीक है। तो एड नोट के अंदर इस टाइम पे ये वाला ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है जो बाय डिफॉल्ट है। अब ये आईडीज कहाँ से आएंगी मेरे पास, आईडीज में 1 2 3 4 मैनुअली सेट यहाँ पे करूंगा नहीं, मेरे को यहाँ पे यूनिकली रैंडमली जनरेटेड एक आईडी चाहिए होगी। तो यहाँ पे एक पैकेज को मेरे को यहाँ पे इंस्टॉल कराना पड़ेगा। आपको यहाँ पे लिखना है npm install UUID पैकेज में यहाँ पे इंस्टॉल कराने वाला हूँ। ये आपको बाय डिफॉल्ट एक 8 से 10 डिजिट्स का, मेरे को एक्चुअल में पता नहीं कितने डिजिट्स का होता है क्योंकि मैंने कभी काउंट नहीं किया, बट ये आपको 10 से 15 डिजिट का एक रैंडम नंबर देता है, ठीक है। तो आपको इसको यहाँ पे इंस्टॉल करा लेना है। इंपोर्ट हम करते हैं इसको V4 से, V4 एज UUID आप करके इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ UUID परफेक्ट, ठीक है। तो UUID के अंदर हमारे पास V4 एक कंपोनेंट होता है, बट V4 जो नेम होता है वो इतना वो नहीं होता, मतलब कैची नहीं होता, एक जो एक्चुअल किस लिए किस पर्पस के लिए वो यूज हो रहा है वो नहीं बता पाता वो। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसका एलियस नेम ले लिया जो कि है UUID, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल ठीक है। अब इसको मेरे को यहाँ पे यूज करना है, आप इसको यहाँ पर डाल सकते हो, ठीक है।
यहाँ पर आप इसको एज अ UUID डाल सकते हो, बट ये एक बार चलेगा, ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट एक बार इसको सेट कर देगा, उसके बाद ये खत्म। तो आप यहाँ पर भी डाल सकते हो, ठीक है, या फिर आप इसको एम्प्टी छोड़ सकते हो। जो मतलब बाकी दोनों एम्प्टी हैं तो आप थर्ड वाले को भी एम्प्टी रखो, एक वो बना रहता है, ठीक है। आप एक काम कर सकते हो कि यहाँ पर डाल सकते हो, यहाँ पर आपने एक ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है, जो रेस्ट ऑपरेटर है उसका यूज किया, और आईडी के अंदर आप यहाँ पे डाल सकते हो यूयूआईडी हम यूज करते हैं ऐसा फंक्शन। तो बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पे ये एक यूयूआईडी देगा, ठीक है। तो परफेक्ट है। अब मेरे को यहाँ पे इन टेक्स्ट फील्ड के अंदर जो जो वैल्यूज पुट हुई हैं, अब मेरे को यहाँ से वो वाली वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। ये वैल्यूज आप यहाँ पे निकाल सकते हो। हमारे पास यहाँ पे एक फंक्शन होता है जो कि ऑन चेंज फंक्शन होता है, कि जैसे ही आपकी वैल्यू यहाँ पे चेंज हो रही है, वैसे ही ये वाला फंक्शन कॉल हो जाए, ठीक है। इवेंट का मेरे को यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, क्योंकि e.target.value करके ही मैं टेक्स्ट फील्ड के अंदर से वैल्यू को निकाल सकता हूँ। बेसिक है बिल्कुल, जावास्क्रिप्ट में भी हम ऐसे ही करते हैं। और जो फंक्शन मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ वो है हमारे यहाँ पे ऑन टेक्स्ट चेंज, ठीक है। सेम फंक्शन मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ इस वाली टेक्स्ट फील्ड में। इस वाली टेक्स्ट फील्ड में भी मैंने यहाँ पर सेम फंक्शन कॉल किया, बट अब दोनों में सेम ही फंक्शन कॉल हो रहा है, ठीक है। तो मेरे को ये कैसे पता लगेगा कि वैल्यू कौन सी टेक्स्ट फील्ड में से आई है। तो इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए मैं यहाँ पे एक नेम प्रॉपर्टी का यूज कर रहा हूँ, जो कि यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ हेडिंग, और नेम यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ टेक्स्ट, ठीक है। अब ये वाला फंक्शन मेरे को यहाँ पे बनाना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा ऑन टेक्स्ट चेंज, अरे ऑन टेक्स्ट चेंज, बढ़िया, बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। अब इसके अंदर से यहाँ पे मेरे को वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे आप डाल सकते हो सबसे पहले तो अब अब इसके अंदर से मेरे को यहाँ पे वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कुछ ऐसे करके डाल सकते हो कि e.target.name एंड, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा e.target.value। अरे क्या हो रहा है, e.target.value, परफेक्ट, ठीक है। इसको अगर मैं आपको यहाँ पे console.log करके दिखाऊँ, ये थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आई नो ये चीज शायद क्लियर नहीं हुई होगी काफी बंदों को। तो अगर मैं आपको यहाँ पे इसको चला के दिखाऊँ, ठीक है, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, इसलिए मैं नेम और वैल्यू मैंने दोनों साथ में मेंशन करा है। तो अगर इसको इन्फो पे जाते हैं, तो अगर सपोज मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा कोड, तो आप यहाँ पे देखो इस वाली टेक्स्ट फील्ड का जो नाम था वो टेक्स्ट था, और टेक्स्ट फील्ड मैंने यहाँ पे कोड लिखा है। इस वाली टेक्स्ट फील्ड में यहाँ पे लिख रहा हूँ 4, तो आप यहाँ पे देखो हेडिंग वाली टेक्स्ट फील्ड में मैंने यहाँ पे 4 लिखा है। तो ऐसे करके यहाँ पे डिफरेंशिएट होगा, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है। अब यहाँ पे मेरे को क्या काम करना है कि सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है, डिफॉल्ट प्रॉपर्टी ली, क्योंकि अब सभी वैल्यूज मेरे को इस वाले इसके अंदर पुश करनी है एड नोट के अंदर, और इसके अंदर ऑलरेडी यहाँ पे ये वाला ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, तो डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट मेरे को यहाँ पे चाहिए। तो यहाँ पे मैंने एड नोट लिया, ठीक है। मेरे को यहाँ पे e.target.name करना है, e.target.name, ठीक है। e.target.name की वो इस वाली वैल्यू के अंदर स्टोर होगा या फिर इस वाली वैल्यू के अंदर स्टोर होगा। इस वाली टेक्स्ट फील्ड के अंदर स्टोर होगा तो वहां पे हेडिंग आएगा, इस वाली टेक्स्ट फील्ड के अंदर स्टोर होगा तो वहां पे टेक्स्ट आएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो टेक्स्ट और हेडिंग। मैंने यहाँ पे e.target.name लिया, जो मेरी यहाँ पे की बन जाएगी, और उसकी वैल्यू मैं यहाँ पे ले रहा हूँ e.target.value, परफेक्ट, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पे एक नए नोट के अंदर यहाँ पे स्टोर करा रहा हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा कॉन्स्ट, और ये हो जाएगा आपका चेंज नोट, ठीक है। कॉन्स्ट या फिर ये वैल्यू चेंज हो रही है, इसको लेट ले लेते हैं, या एक ही बात है, ये एक बात नहीं है। और फिर यहाँ पे इसके अंदर इस वाली स्टेट के अंदर मेरे को यहाँ पे इसको पुश कर देना है, जो कि आपका चेंज नोट है। तो अगर आप इतना कर दोगे तो इतने से हो जाएगा, ठीक है। मैंने इसके अंदर इसको पुश कर दिया, जो कि आपका सेट एड नोट है। सेट एड नोट क्या है, ये आपका यहाँ पे सेट एड नोट है, ठीक है, जो इसकी वैल्यू को अपडेट करेगा। अब यहाँ पे मेरे पास वैल्यू तो आ चुकी है, जो भी आप यहाँ पे फिल करोगे, जो भी आप यहाँ पे फिल करोगे, ये वैल्यू मेरे पास आ चुकी है। बट जैसे आप यहाँ पे बाहर क्लिक करोगे ना, ये वैल्यू मेरे को फाइनली पुश करनी है इस वाले एरे के अंदर, जो कि मैंने डेटा प्रोवाइडर के अंदर बनाया था, और यहाँ पे नोट्स के अंदर मेरे को इसको पुश करना है। आप अगर देखो तो इसको मैं ऑलरेडी यहाँ पे इंपोर्ट कर रहा हूँ नोट्स के नाम से, बट अभी तक मैंने यहाँ पे इसको इसके अंदर पुश नहीं किया। तो जैसे ही बंदा यहाँ पे बाहर क्लिक करेगा, हैंडल क्लिक अवे के अंदर, जैसे ही बंदा यहाँ पे क्लिक करेगा, वैसे ही मेरे को यहाँ पे इसके अंदर से उस वैल्यू को पुश कर देना, ठीक है। तो आप यहाँ पे काम कर
कर सकते हो कि इसी के जस्ट नीचे यहाँ पे आप सेट नोट्स करके जो वैल्यू है उसको यहाँ पे पुश कर सकते हो। कौन सी वैल्यू है आपकी? जो वैल्यू पड़ी है वो पड़ी है आपकी एड नोट के अंदर। तो एड नोट के अंदर जो मेरी वैल्यू है इसके अंदर, ठीक है, उसको आप यहाँ पे इसके अंदर पुश कर सकते हो। ठीक है, एक सेकेंड कंसोल करा लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा सपोज कंसोल डॉट लॉग और नोट्स को मैं यहाँ पे सपोज प्रिंट करा रहा हूँ। बढ़िया। तो एक सेकेंड देख लेते हैं क्या आता है। तो यहाँ पे सपोज मैंने इसको रिफ्रेश किया और यहाँ पे सपोज हेलो लिखा मैंने और यहाँ पे मैंने लिखा हाय, बाहर क्लिक किया तो बिल्कुल परफेक्टली यहाँ पे पुश होना चाहिए, बट स्टेट जो होती है वो एक असिंक्रोनस रिक्वेस्ट होती है, तो वो थोड़ा लेट अपडेट होती है। दूसरी चीज, जब मैंने यहाँ पे इसको बाहर क्लिक किया तो अब आप देखो यहाँ पे ये आ चुका है। ठीक है, दूसरी बार बाहर क्लिक करने पे आया ऑब्वियसली, क्योंकि स्टेट जो होती है वो लेट अपडेट होती है। बट जैसे मैंने यहाँ पे बाहर क्लिक किया ना, ये यहाँ से एम्प्टी होना चाहिए, ये भी यहाँ से एम्प्टी नहीं हुआ, अभी मेरे को इसको भी हैंडल करना है। तो जैसे ही मैं बाहर क्लिक करूंगा ये यहाँ पे अपडेट हो रहा है, और अगर सपोज मैंने यहाँ पे हाई दोबारा से हाई प्रिंट किया तो बाहर क्लिक किया तो ये परफेक्टली यहाँ पे इसके अंदर पुश हो रहा है। बट एक प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि मैं इसको डायरेक्टली पुश कर रहा हूँ, ये एक एरे है जबकि ये यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है। तो मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली एक एरे के अंदर पुश कर दिया, मतलब उसको रिप्लेस कर दिया एरे को एक ऑब्जेक्ट से। तो ऐसे नहीं करना। सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे सेट नोट्स में जो प्रीवियस एरे है, जो प्रीवियस जो स्टेट है, जो प्रीवियस एरे है, आप उसको कुछ भी बोल लो, प्रीवियस एरे ले लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर एक एरे की तरह मेरे को इसको पुश करना है तमीज में। तो मेरे को जो प्रीवियस एरे है उसको मैंने यहाँ पे वो किया, रेस्ट ऑपरेटर का यहाँ पे यूज किया, और एक प्रीवियस एरे को, मतलब प्रीवियस स्टेट ले लिया मैंने यहाँ पे भी, ये होगा आपका प्रीवियस एरे, और एक एरे को मैंने यहाँ पे एरे की तरह पुश किया। यहाँ पे मैंने सपोज हेलो लिखा और यहाँ पे मैंने सपोज लिखा हाय, बाहर क्लिक किया तो आप यहाँ पे देखो अभी के लिए तो एम्प्टी है, एरे है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ठीक है। हेलो फॉर, और यहाँ पे सपोज मैं लिखा कोड, ठीक है, बाहर क्लिक किया तो आप यहाँ पे देखो इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट प्रिंट हुआ है। ठीक है, एरे के अंदर एक ऑब्जेक्ट पुश हुआ है, लेकिन ये यहाँ पे एम्प्टी भी होना चाहिए, ये यहाँ पे इस टाइम पे एम्प्टी नहीं हो रहा, मेरे को इसको भी हैंडल करना है। तो एक काम करना पड़ेगा मेरे को, जो ये वाली जो स्टेट है इसको मेरे को वापस एम्प्टी करना पड़ेगा। एम्प्टी ऑब्जेक्ट मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी है, तो वापस इसको इसके अंदर पुश कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको एक काम करना है, सेट एड नोट यहाँ पे लिखना है, ठीक है, और यहाँ पे आपको नोट डाला यहाँ पे आपने, और इस बार मेरे को एक नई आईडी चाहिए होगी नेक्स्ट नोट के लिए, तो मैंने यहाँ पे UUID डाल दी। तो आई होप ये चीज आपको शायद क्लियर हुई होगी। दूसरी चीज, एक और चीज है यहाँ पे कि मेरे को सिर्फ इसको तभी पुश करना है अगर सपोज मैंने यहाँ पे कुछ नहीं भी लिखा हुआ, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ और मैंने सपोज बाहर क्लिक कर दिया, तो आप देखो वहाँ पे एरे प्रिंट हुआ है। मैंने सपोज फिर से बाहर क्लिक किया तो यहाँ पे एरे के अंदर एक ऑब्जेक्ट भी पुश हो गया, आईडी है बट हेडिंग और टेक्स्ट एम्प्टी है। मैंने फिर से बाहर क्लिक किया, 2 ऑब्जेक्ट पुश हो गए। तो मेरे को सिर्फ पुश तभी करना है जब उसके अंदर वैल्यू होगी। तो जो मेरे यहाँ पे एड नोट है, ये जो यहाँ पे एड नोट है, इसके अंदर मेरे पास यहाँ पे हेडिंग है और टेक्स्ट है, इन दोनों में से अगर एक के अंदर भी वैल्यू है तो मेरे को यहाँ पे उसको उसके अंदर पुश कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास जो ये एड नोट है, अरे जो एड नोट है इसके अंदर मेरे पास यहाँ पे 2 फील्ड्स हैं, या तो हेडिंग में वैल्यू होनी चाहिए और ऑपरेटर, या फिर आपकी टेक्स्ट में वैल्यू होनी चाहिए। अगर ऐसा कुछ है तो आप उसी केस में आपको यहाँ पे इसके अंदर इसको पुश करना है। तो अगर आप इतना लिख दोगे बिल्कुल परफेक्ट चलेगा, कोई भी इशू नहीं है। तो अगर इतना आप कर दोगे तो इतने से आपका काम हो जाएगा। नोट्स की मेरे को यहाँ पे कोई जरूरत नहीं, आप इसको हटा भी सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मैं नोट्स को प्रिंट नहीं कराऊंगा, बस यहाँ पे मैं नोट्स को पुश करूंगा नोट्स में वैल्यूज को। तो एक सेकंड चला के देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने सपोज हाई लिखा और यहाँ पे सपोज मैंने हेलो लिखा, बाहर क्लिक किया तो ये उसके अंदर पुश होना चाहिए, बट ये अभी भी यहाँ पे लिखा आ रहा है, इसको यहाँ से हटाना है। तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू एक फील्ड होती है, आप वैल्यू फील्ड का यहाँ पे यूज कर सकते हो। अगर आपने थ्योरी पढ़ी हुई है रिएक्ट की, तो इस चीज को हम बोलते हैं कंट्रोल्ड कंपोनेंट। ठीक है, तो अब मैं इसको एज अ कंट्रोल्ड कंपोनेंट ट्रीट कर रहा हूँ। तो एड नोट डॉट हेडिंग डाला मैंने यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे वैल्यू के अंदर डाला एड नोट डॉट टेक्स्ट। तो इसको एक सेकेंड हटाते हैं, यहाँ से रिफ्रेश कर लेते हैं, और यहाँ पे मैंने सपोज लिखा हेलो और यहाँ पे मैंने सपोज लिखा हाई,
और इसको बाहर ले लेते हैं, तो ये बिल्कुल यहाँ पे एम्प्टी प्रिंट हुआ है। ठीक है, उसके अंदर वैल्यू पुश हो चुकी है, ट्रस्ट मी, स्टेट के अंदर वैल्यू यहाँ पे पुश हो चुकी है। तो अगर आप इतना कर दोगे तो इतने से हो जाएगा। और ये था हमारे पास यहाँ पे नोट्स कंपोनेंट। ठीक है, मतलब फॉर्म कंपोनेंट था। ये अब तक सेव नहीं किया गया मैंने, ठीक है कोई बात नहीं। तो ये मेरे यहाँ पे फॉर्म कंपोनेंट था। ठीक है, अब वापस नोट्स कंपोनेंट में आते हैं। नोट्स कंपोनेंट में मैं इसको यहाँ पे फॉर्म को प्रिंट करा रहा था। ठीक है, अब मेरे को अपने जो नोट्स हैं उनको प्रिंट कराना है। मेरे जो नोट्स हैं उनको मेरे को यहाँ पे प्रिंट कराना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक और जो कंपोनेंट है वो बना रहा हूँ। ठीक है, नोट के नाम से मैंने यहाँ पे कंपोनेंट बनाया जो जिसमें अपने सिर्फ नोट जो है मेरे उनको मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊंगा। तो मैंने सपोज यहाँ पे रिटर्न किया और यहाँ पे मैंने लिखा सपोज नोट। ठीक है, यहाँ पे लिखा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और यहाँ पे आ गया आपका नोट। ठीक है, और ये यहाँ पे इसके अंदर से आपके पास यहाँ पे नोट आएंगे। ठीक है, और नोट को आपको यहाँ पे इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको लिखना है नोट और फ्रॉम कहाँ से आएगा, ये आएगा आपका नोट के अंदर से। मतलब एक चीज है कि फॉर्म के नीचे ही मेरे को यहाँ पे इसको डिस्प्ले कराना है नोट को, तो फॉर्म के जस्ट नीचे मेरे को यहाँ पे अपने सभी नोट्स को डिस्प्ले कराना है। परफेक्ट है, तो मेरे को यहाँ पे सबसे पहले तो नोट्स चाहिए होंगे सारे जो नोट्स मैंने वहां से पुश किए थे। तो सारे नोट्स मेरे कॉन्टेक्स्ट के अंदर है, तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले तो कॉन्टेक्स्ट को इम्पोर्ट किया। उसके बाद फिर मेरे को यहाँ पे कौन से कॉन्टेक्स्ट में से वो वाली वैल्यूज निकालनी है, मेरे को यहाँ पे वो इम्पोर्ट करना पड़ेगा। तो जो वैल्यूज आएंगी वो डेटा कॉन्टेक्स्ट के अंदर से आएंगी, और डेटा कॉन्टेक्स्ट के अंदर मेरे को यहाँ से बाहर जाना पड़ेगा, और यहाँ पे जो वैल्यूज हैं वो कॉन्टेक्स्ट के अंदर, और यहाँ पे मेरे पास जो डेटा प्रोवाइडर फाइल के अंदर से ये सब वैल्यूज आएंगी। ठीक है, उसके बाद जो मेरी सारी वैल्यूज हैं वो नोट्स के अंदर पड़ी हुई है, जो कि है मेरा यूज कॉन्टेक्स्ट के अंदर, जो कि मेरे कॉन्टेक्स्ट एपीआई के अंदर। कौन सा कॉन्टेक्स्ट है, डेटा कॉन्टेक्स्ट है। बहुत बढ़िया। उसके बाद अब मेरे पास यहाँ पे मल्टीपल नोट्स होंगे, तो मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जो नोट्स हैं उनको यहाँ पे मैप करना पड़ेगा। और यहाँ पे मैंने एक एक जो नोट है वो निकाला। उसके बाद आपको यहाँ पे इस वाले जो कंपोनेंट है आपका नोट, इसको आपको इसके अंदर पुश कर देना है। ठीक है, बढ़िया, बस इतना सा काम करना है। और वापस आते हैं, तो आप अभी आपको यहाँ पे एक नोट दिख रहा है, बट अगर जैसे ही सपोज मैं यहाँ पे एक और नोट ऐड करूंगा तो आपको यहाँ पे 2 नोट दिखेंगे। एक और नोट यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ तो अब आपको यहाँ पे 3 नोट दिखेंगे। ठीक है, क्योंकि वैल्यूज जो हैं, क्योंकि नोट्स अगर आप देखो यहाँ पे इस वाले नोट्स को मैं यहाँ पे लूप कर रहा हूँ, और ये वाला जो नोट्स है मेरा, ये यहाँ पे एक एरे है, तो एरे के अंदर वैल्यू पुश होती जाएगी, क्योंकि वहां से फॉर्म कंपोनेंट से मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाला जो फॉर्म कंपोनेंट है यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, नोट्स के अंदर वैल्यूज को पुश करता जा रहा हूँ। तो वैल्यू बढ़ती जाएगी और आपके पास यहाँ पे जो नोट्स हैं वो भी बढ़ते जाएंगे। तो अब चलते हैं अपने यहाँ पे नोट कंपोनेंट के अंदर, और अब मेरे को यहाँ पे काम है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे क्या करना है, मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ कार्ड कंपोनेंट का। कार्ड क्या होता है, अगर आप यहाँ पे कार्ड देखोगे तो जो यहाँ पे ये लोग यूज कर रहे हैं ना, ये एक एक्चुअल में कार्ड है। कार्ड जो होता है वो कुछ ये होता है, ये आपका एक प्रॉपर एक कार्ड होता है, और अगर आप देखो तो काफी सिमिलर है, ये भी यही यूज कर रहे हैं, बस सीएसएस डिफरेंट है, वो मैं हैंडल कर लूंगा। ठीक है, तो मेरे को एक्चुअल में यही यूज करना है, तो सबको मेरे को यहाँ पे इंपोर्ट कराना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा कार्ड का। ठीक है, कार्ड का मैंने यहाँ पे यूज किया। कार्ड के अंदर जो हमारे पास जो कंपोनेंट होता है, मतलब कार्ड के अंदर जो भी सारा कंटेंट होता है अपना, वो होता है अपना कार्ड कंटेंट के अंदर। मेरे को यहाँ पे कार्ड कंटेंट का भी यूज करना पड़ेगा। उसने अपने आप कार्ड कंटेंट को इंपोर्ट भी कर दिया। उसके बाद मेरे पास कुछ बटन्स भी होंगे यहाँ पे। बटन्स हम डालते हैं कार्ड एक्शन के अंदर। ठीक है, आप वैसे भी डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ठीक है, कुछ इनके जो कंपोनेंट्स हैं उनका भी यूज कर लेते हैं। तो इसको यहाँ पे नीचे ले आते हैं, और यहाँ पे मैंने इंपोर्ट किया कार्ड को, और आपके पास यहाँ पे आ जाएंगे कार्ड एक्शंस और कार्ड कंटेंट। परफेक्ट है, ठीक है। तो इतने से क्या होगा, हमें शायद यहाँ पे कार्ड दिखना स्टार्ट भी हो जाएगा। अगर यहाँ पे मैं कुछ डालता हूँ, सपोज हेलो डाला अगर मैंने, तो हाँ देखो आपको यहाँ पे कार्ड दिखना स्टार्ट भी हो चुका है। ठीक है, एक और कार्ड बनाते हैं, तो यहाँ पे मैंने एक और हाई डाला, तो आप यहाँ पे दो कार्ड देख पा रहे हो। ठीक है, परफेक्ट है। अब यहाँ से पीछे से क्या कर रहा था मैं, नोट्स में से अब यहाँ पे मैप नहीं करना, यहाँ पे नोट आएगा। ठीक है, ये एक टेम्परेरी वेरिएबल है, और यहाँ पे नोट में जो ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है उसको मैंने यहाँ पे एज अ प्रॉप पास कर दिया। उसके बाद आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इस वैल्यू को निकाल सकते हो यहाँ से। अब यहाँ से नोट के अंदर से इस वैल्यू को निकाल सकते हो, और आप यहाँ पे
एज ए टाइपोग्राफी के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे टाइपोग्राफी के अंदर यहाँ पे नोट की जो वैल्यू है उसको प्रिंट करा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो मेरे पास यहाँ पे हेडिंग है, ठीक है, और हेडिंग के बाद मेरे पास यहाँ पे टेक्स्ट है। तो एक काम कर लेते हैं, मैनुअली टाइप करना पड़ेगा और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास अरे नोट डॉट टेक्स्ट, बहुत बढ़िया। तो अगर आप इतना लिख दोगे तो आपको यहाँ पे जो टेक्स्ट है अपना वो दिखना स्टार्ट भी हो जाएगा बिल्कुल परफेक्टली, ठीक है। तो जो टेक्स्ट की वैल्यू थी वही दिख रही है क्योंकि हेडिंग मैंने डाली नहीं थी, अगर आपको ध्यान हो तो। अगर आप यहाँ पे हेडिंग भी डाल दोगे सपोज तो आपको फिर दोनों चीजें दिखेंगी। तो यहाँ पे सपोज मैंने हाई हेलो लिखा तो आप यहाँ पे देखो हाई हेलो बिल्कुल परफेक्टली आया, ठीक है। सीएसएस मेरे को हैंडल करनी है इसकी, वो मैं कर लूंगा, कोई भी इशू नहीं है, ठीक है। या सबसे पहले आप अगर चाहो तो मैं इसकी सीएसएस को ही हैंडल कर लेता हूँ ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को स्टाइल कंपोनेंट को इंपोर्ट करना पड़ेगा इसकी सीएसएस को हैंडल करने के लिए। मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया, ठीक है। स्टाइल को फ्रॉम कहाँ से आएगा, ये आएगा आपको मटेरियल्स के अंदर से और यहाँ पे स्टाइल्स के अंदर से, ठीक है। और फिर ये आ जाएगा आपका कॉन्स्ट, और सपोज स्टाइल्ड कार्ड ले लेते हैं इसको, जो नाम होगा कंपोनेंट का स्टाइल्ड कार्ड होगा। कहाँ से आएगा, स्टाइल्ड के अंदर से आएगा, और यहाँ पे मेरे को कार्ड कंपोनेंट लेना है, ठीक है। इसकी सीएसएस को मेरे को यहाँ पे हैंडल करना है। कार्ड को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ स्टाइल्ड कार्ड से, ठीक है, क्योंकि रैपर की सीएसएस को ही मेरे को यहाँ पे चेंज करना है और बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को क्या करना है, सबसे पहले तो इसकी विड्थ कम करनी है, विड्थ बहुत ज्यादा है तो विड्थ में दे रहा हूँ इसकी 240 पिक्सल्स, ठीक है। तो अभी जो ये पूरे स्क्रीन पे फैला हुआ है इसकी विड्थ अब कम हो जाएगी, जितनी विड्थ मेरे को चाहिए उतनी विड्थ आएगी, बहुत बढ़िया, ठीक है। मार्जिन डालते हैं, मार्जिन तो बिल्कुल भी नहीं है, वो बिल्कुल एक दूसरे से फंस के बैठे हुए हैं बिल्कुल एक दूसरे से वो लोग ठीक है, परफेक्ट है। बॉक्स शेडो नहीं चाहिए मेरे को कुछ भी, आप अगर देखो तो बॉटम में है ना बॉक्स शेडो आती है काफी ज्यादा, तो बॉक्स शेडो को मैं यहाँ पे कर रहा हूँ नन, ठीक है। तो अब बॉक्स शेडो नहीं आएगी बिल्कुल भी, ठीक है, बट अब तो कुछ दिख भी नहीं रहा। तो आप यहाँ पे काम कर सकते हो, बॉर्डर डाल सकते हो। तो बॉर्डर में डाल रहा हूँ यहाँ पे 1 पीक्स सॉलिड और E0 E0 E0, ठीक है। ये वाला कलर मैंने यहाँ पे डाला, और तो बॉर्डर आना चाहिए, बॉर्डर आ रहा है। बॉर्डर रेडियस मेरे को थोड़ा सा और घुमाना है इसको, तो बॉर्डर और रेडियस मैंने यहाँ पे डाला, कितना चाहिए 8 पिक्सल डाला मैंने, ठीक है। तो ठीक है, अगर आप इतना कर दोगे तो हाँ 8 पिक्सल आ गया। अगर आप इतना कर दोगे तो इतने से हो जाएगा, बट ये एक के नीचे एक अलाइंड है, जबकि मेरे को साइड बाय साइड इनको अलाइन करना था। हमारे पास यहाँ पे एक कंपोनेंट होता है जो कि ग्रिड कंपोनेंट होता है। ग्रिड कंपोनेंट की हेल्प से आप इसको एज अ ग्रिड में अलाइन कर सकते हो। ग्रिड एक्चुअल में यहाँ पे रिस्पॉन्सिवनेस के लिए यूज होता है। अगर आपको आपका जो मटेरियल यूआई का कंपोनेंट है उसको आपको रिस्पॉन्सिव बनाना है तो आप यहाँ पे ग्रिड का यूज कर सकते हो। तो जैसे अगर आप यहाँ पे देखो तो ग्रिड में हमारे पास यहाँ पे जो पेरेंट होता है उसको बोलते हैं कंटेनर, और जो यहाँ पे जो ये होता है जो उसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं उसको बोलते हैं आइटम। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे चलते हैं वापस बाहर, और यहाँ पे मैं इंपोर्ट करा रहा हूँ सपोज ग्रिड को, ठीक है। और यहाँ पे इसके बाहर फॉर्म के अंदर यहाँ पे मैंने डाला था वो कंटेनर, क्योंकि ये है मेरा यहाँ पे कंटेनर डिव। इसको एक सेकेंड आगे लेके चलते हैं, इसको यहाँ पे किया मैंने क्लोज, ठीक है, बढ़िया। और फिर इसको मेरे को यहाँ पे रैप करना है आइटम से, क्योंकि ये कंटेनर डिव के अंदर ये सब यहाँ पे आइटम्स है। तो अगर आप इतना लिख दोगे तो इतने से शायद हो जाएगा, ठीक है। चला के देखते हैं। तो अब ये साइड बाय साइड आने चाहिए। ये क्या हुआ, अच्छा यहाँ पे इसको क्लोज नहीं किया, सॉरी बढ़िया। तो अब ये यहाँ पे साइड बाय साइड आने चाहिए कुछ इस तरीके से। रिस्पॉन्सिवनेस इसकी कैसे काम करती है ग्रिड की, तो अगर आपको मैं इसको छोटा करके दिखाऊं तो आप देखो वहां पे वो नीचे चला गया, वापस आ जाएगा और ये यहाँ पे नीचे चला गया, तो बिल्कुल ठीक है। थोड़ी सी सीएसएस डालते हैं ऊपर से, काफी मतलब ऊपर से वो काफी स्पेस नहीं है, मतलब दोनों के बीच में, दोनों के बीच में काफी स्पेस नहीं था, तो यहाँ पे थोड़ी सी मार्जिन टॉप डाला, थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, अब बिल्कुल ठीक लग रहा है। अब यहाँ पे मेरे को कुछ बटन्स डालने हैं, दो बटन्स मेरे को यहाँ पे चाहिए, एक तो आर्काइव का बटन होगा और एक यहाँ पे डिलीट का बटन होगा।
तो वापस नोट्स में गया, मैं डायरेक्टली मैं इंपोर्ट मार रहा हूँ क्योंकि पिछले कंपोनेंट में मैं आपको दिखा चुका था कि कैसे इंपोर्ट करना है। तो आर्काइव आउटलाइन आपको यहाँ पे चाहिए, एज कैसे चाहिए, आर्काइव चाहिए, ठीक है। एलियस नेम मैंने यहाँ पे लिया। दूसरा चाहिए मेरे को यहाँ पे डिलीट आउटलाइन, आउटलाइन, ठीक है, एज डिलीट। तो ये दोनों कंपोनेंट्स मैंने यहाँ से इंपोर्ट किए। अब आपको यहाँ पे कार्ड एक्शन के अंदर जाना है। पहला मेरे को चाहिए यहाँ पे आर्काइव, ठीक है। दूसरा मेरे को यहाँ चाहिए यहाँ पे डिलीट। तो अगर आप ये दोनों, अगर आप बटन यहाँ पे डाल दोगे तो ये दोनों बटन आप यहाँ पे देख भी सकते हो इन 3 2 1 बहुत 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 ही बढ़िया। बट फोन साइज इनका काफी बड़ा है, फोन साइज मेरे को थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा इनका। तो आप एक काम कर सकते हो, हमारे पास यहाँ पे फोन साइज एक प्रॉपर्टी होती है, आप यहाँ पे उसका यूज करके 3 वैल्यू लेता है ये, ठीक है। स्मॉल होता है, मीडियम होता है, लार्ज होता है। बाय डिफॉल्ट शायद मीडियम होती है, तो आप यहाँ पे इसको स्मॉल कर सकते हो। तो आप यहाँ पे देखो ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे स्मॉल हो चुकी है, ठीक है। इसको राइट हैंड साइड में को मूव करना है, तो आप यहाँ पे मार्जिन लेफ्ट को अगर ऑटो कर दोगे तो ये जो दोनों बटन से राइट हैंड साइड आपके मूव हो जाएंगे कुछ इस तरीके से। तो ये चीज तो बिल्कुल परफेक्ट है। अब यहाँ पे मेरे को क्या काम करना है कि अगर सपोज कोई नोट मेरे पास यहाँ पे नहीं होता, जैसे सपोज इसको मैं यहाँ पे आर्काइव कर देता हूँ, इसको आर्काइव किया, इसको भी मैंने यहाँ पे आर्काइव किया, तो मेरे पास यहाँ पे ये आता है, ठीक है। नोट्स यू एड अपीयर हेयर, यहाँ पर मेरे पास ये आता है, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे ये डालना है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक अलग कंपोनेंट बना रहा हूँ और मैं यहाँ पे लिखा सपोज empty notes डॉट jsx, ठीक है। यहाँ पे आ गया आपके पास const empty notes is equals to return, और यहाँ पे लिखा सपोज empty something like this, ठीक है। और export default empty notes, अरे notes, परफेक्ट, ठीक है। अब ये कहाँ पे आएगा, ये आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा नोट्स के अंदर, ठीक है। नोट्स के अंदर आपको यहाँ पे सबसे पहले तो ये चेक करना पड़ेगा, अरे एक सेकेंड, नोट्स के अंदर आपको यहाँ पे सबसे पहले तो ये चेक करना पड़ेगा कि अगर आपकी नोट्स की जो लेंथ है वो ग्रेटर देन 0 है, अगर ऐसा केस है, ठीक है। अगर ये केस है तो आपको यहाँ पे इस वाले कंपोनेंट को इंपोर्ट करना है, जो आपका यहाँ पे ये वाला ग्रिड वाला ये कंपोनेंट है। बट अगर ऐसा नहीं है तो आपको यहाँ पे जो आपका एम्प्टी कंपोनेंट है, इसके नीचे ले लेते हैं इसको, बढ़िया, जो आपका यहाँ पे एम्प्टी नोट्स वाला कंपोनेंट है आपको यहाँ पे वो डालना है, ठीक है। तो इसको एक सेकेंड, इसको क्लोज कर लेते हैं, बढ़िया। तो एम्प्टी नोट्स को यहाँ पे इंपोर्ट कर रहा हूँ मैं, और यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे मैंने लिखा सपोज एम्प्टी, अरे एम्प्टी नोट्स कहाँ से आएगा, और ये आपका आएगा सेम फोल्डर के अंदर से, आपके पास यहाँ पे है एम्प्टी नोट्स, बिल्कुल ठीक है। वापस आते हैं, तो यहाँ पे मेरे को काम करना है। तो सबसे पहले अगर आप देखो तो यहाँ पे ये एक आइकन है, ठीक है। आइकन है लाइट बल्ब वाला जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको इंपोर्ट किया और ये आपका आ जाएगा लाइट बल्ब आउटलाइन के नाम से, ठीक है। एज लाइट के नाम से सपोज मैंने यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर लिया। ये लाइट बल्ब भी आप कर सकते हो, लाइट बल्ब भी कर लेते हैं उसके बाद मेरे को यहाँ पे एक चीज और चाहिए जो कि बॉक्स है, ठीक है। मटीरियल यूआई का बॉक्स होगा, तो इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। कहाँ से आएगा, @mui/material, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे डालना है, तो बॉक्स को डालना है, अरे क्लोजिंग क्यों नहीं है अपने आप, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे लाइट को डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ टेक्स्ट भी लिखना है, तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे टाइपोग्राफी भी चाहिए होगी। टाइपोग्राफी को भी इंपोर्ट कर लेते हैं। तो टाइपोग्राफी मैंने यहाँ पे लिखा, और क्या टाइपोग्राफी चाहिए, नोट्स यू एड अपीयर हेयर, ये डालना है मेरे को। तो यहाँ पे मैंने टाइपोग्राफी लिया और जो कॉपी किया हुआ था मैंने ऑलरेडी, उसको यहाँ पेस्ट किया और क्लोजिंग टाइपोग्राफी, बढ़िया। तो बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। एक सेकंड चला के देख लेते हैं कैसा दिख रहा है। लाइट इज नॉट डिफाइंड, लाइट इज नॉट डिफाइंड क्योंकि लाइट नहीं है एक्चुअल में, लाइट बल्ब है, बढ़िया। तो रिफ्रेश कर लेते हैं। रिफ्रेश करने पे नोट्स नहीं आएंगे, तो यहाँ पे एम्प्टी आना चाहिए इस टाइम पे, नोट्स यूर अपीयर हियर, और ये एम्प्टी आ रहा है, बिल्कुल परफेक्ट है। बट ये सेंटर अलाइन और काफी बड़ा आना चाहिए, तो मेरे को यहाँ पे इसकी जो सीएसएस है उसको हैंडल करना पड़ेगा। तो एक काम कर लेते हैं, इसको जो स्टाइल्ड है उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। कहाँ से आएगा स्टाइल्ड, आपका मटेरियल के अंदर से आएगा, और जो स्टाइल्स है वहां से आएगा, ठीक है। सबसे पहले तो जो अपना लाइट बल्ब है, ठीक है, उसको यूज कर लेते हैं, मतलब उसमें सीएसएस लगा लेते हैं। तो लाइट बल्ब बढ़िया। तो कुछ नहीं करना, फॉन्ट साइज चेंज करना है बस,
फोन साइज तो कलर को मेरे को यहाँ पे चेंज करना है, तो फोन साइज मैंने इसका दिया 120 पिक्सल्स, और कलर में यहाँ पे दे रहा हूँ F5 जो कि व्हाइट का शेड होता है। व्हाइट तो नहीं होता एक्चुअली में, ग्रे टाइप कुछ होता है, ठीक है, लाइट ग्रे आप कह सकते हो। और कहाँ पे इसको यूज करना है तो यहाँ पे लाइट बल्ब को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ लाइट से, तो बिल्कुल परफेक्ट चलेगा। और आप देखो बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। दूसरा मेरे को यहाँ पे जो टाइपोग्राफी वाला टेक्स्ट है उसको मेरे को यहाँ पे यूज करना है, तो यहाँ पे मैंने टेक्स्ट लिखा, स्टाइल लिखा, और किस पे इंप्लीमेंट करना है, टाइपोग्राफी पे मेरे को यहाँ पे इसको CSS को डालना है। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो कलर को चेंज करते हैं, कलर ही चेंज करना है मेरे को तो इसमें, और तो मेरे को कुछ यहाँ पे दिख नहीं रहा, ठीक है। 80868B ये वाला कलर डालते हैं, और एक फोन साइज और ले लेते हैं। फोन साइज 16 पिक्सल्स होगा आई थिंक, वो 12 पिक्सल ले लेते हैं इसको। 12 पिक्सल काफी छोटा हो जाएगा, 22 लेते हैं। तो इसका कलर चेंज होना चाहिए, और आप अगर देखो यहाँ पे तो इसका जो साइज है वो यहाँ पे इंक्रीज होना चाहिए, बट अभी कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि इसको रिप्लेस नहीं किया मैंने। तो यहाँ पे आ जाएगा टेक्स्ट, परफेक्ट। तो बढ़िया। अब मेरे को इन दोनों को सेंटर अलाइन करना है, तो बॉक्स की जो CSS है उसको मेरे को यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। तो बॉक्स को मैं डाल रहा हूँ कंटेनर, क्योंकि ये एक कंटेनर डिव है। कंटेनर डिव से मेरा मतलब इसने यहाँ पे रैप किया हुआ है सबको। तो कॉन्स्ट कंटेनर लिया मैंने यहाँ पे, और ये आ गया आपका यहाँ पे स्टाइल्ड, और ये आपका आ गया यहाँ पे कंटेनर, परफेक्ट है, ठीक है। सबसे पहले तो डालते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स। डिस्प्ले फ्लेक्स से क्या होगा कि ये दोनों एक लाइन में आ जाएंगे, बट ये दोनों मेरे को एक लाइन में नहीं चाहिए, ठीक है। और ये दोनों मेरे को डिफरेंट डिफरेंट लाइंस में चाहिए। अरे एक लाइन में आई क्यों नहीं, क्या हुआ? अच्छा यहाँ पे कंटेनर डाल दिया क्या मैंने, कंटेनर यहाँ पे बॉक्स आएगा, ठीक है। फ्लो टूट गया तो यहाँ पे अगर आप देखो एक लाइन में आ जाएंगे, बट ये एक लाइन में मेरे को नहीं चाहिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी डालनी पड़ेगी, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। अब आपका सवाल होगा, अगर मेरे को एक लाइन में चाहिए नहीं, तो मैंने यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज फालतू की क्यों डाली? क्योंकि मेरे को इस सर यहाँ पे यूज करना है अलाइन आइटम्स का। अलाइन आइटम्स जो है वो डिस्प्ले फ्लेक्स की प्रॉपर्टी है, वो डिस्प्ले फ्लेक्स डाले बिना नहीं चलती। अलाइन आइटम्स क्या करेगा, वो इन दोनों को सेंटर अलाइन कर देगा कुछ इस तरीके से। अब आप यहाँ पे क्या 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 कर सकते हो, मार्जिन टॉप डाल सकते हो। मार्जिन टॉप सपोज मैंने दिया यहाँ पे 20 VH 20 व्यू पोर्ट हाइट पे मैंने यहाँ पे ये दिया, तो अब आप यहाँ पे देखो परफेक्टली सेंटर अलाइन है। कोई नोट डालते हैं, हेलो लिखा यहाँ पे मैंने, और यहाँ पे मैंने लिखा सपोज दोनों में हेलो लिखा, तो यहाँ पे नोट आएगा वो यहाँ से गायब हो जाएगा। बिल्कुल परफेक्ट ही चल रहा है, ठीक है। बट ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्लोज क्यों रहता है? आप अगर यहाँ पे देखो, इसको मैंने अगर रिलोड किया तो ये जो बार है बाय डिफॉल्ट क्लोज रहता है, इसको क्लोज नहीं रखना मेरे को, इस पर तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया शायद यहाँ पे कोई स्टेट होगी, हाँ ये ओपन यहाँ पे फॉल्स है, इसको ट्रू करना है आपको, तो इसको ट्रू कर देना, ठीक है। तो अब अगर आप देखोगे तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ट्रू रहेगा। इसको एक सेकेंड रिफ्रेश कर लेते हैं, तो रिफ्रेश हो रहा है, एंड रिफ्रेश होने के बाद मेन्यू वाला यहाँ पे खुला रहना चाहिए बाय डिफॉल्ट, बिल्कुल परफेक्ट है। तो बंद हो रहा है, खुल रहा है, बंद हो रहा है, खुल रहा है, बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। यहाँ पे अगर मैं सपोज कोई नोट डालता हूँ, हाई लिखा मैंने, ऊपर मैं लिखता हूँ सपोज हेलो, तो हाई हेलो भरा पड़ा है उसमें तो यहाँ पे आपका नोट आ जाएगा, और यहाँ पे जो इमेज है वो चली जाएगी। तो परफेक्ट है। अब नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, ये वीडियो काफी लंबी हो गई, ठीक है, कोई बात नहीं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे कि इसको एक तो आगे पीछे हो सके वो डालेंगे, यहाँ पे आगे पीछे होने वाली प्रॉपर्टी। दूसरा यहाँ पे डिलीट बटन के क्लिक पे कुछ होना चाहिए, आर्काइव पे कुछ होना चाहिए, तो आर्काइव, ट्रैश और नोट्स ये सब डालना है, ठीक है। तो इस पे काम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आप फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे, वहां पर आपको सर्च करना है कोड फॉर इंटरव्यू, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।